रैंकिंग पर विपक्ष के दावों को केंद्र सरकार ने किया खारिज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुछ हमारे आलोचक हैं जो झूठे आरोप लगाते हैं, ये देश की प्रगति नहीं चाहते। कहा 50 देशों में किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी हार के डर की वजह से नहीं करा रही चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर जताई चिंता। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में एक्यूआई बहुत खराब, आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित। 5 राज्यों से कोर्ट ने पूछा सवाल। सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से नामांकन किया दाखिल। सचिन पायलट और सारा पायलट के बीच हुआ तलाक। पायलट के चुनावी एफिडेविट से हुआ तलाक का खुलासा। राजस्थान चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इस बार 9 की जगह 11 घंटे होगी वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 25 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए परिवहन विभाग ने बेगू विधानसभा क्षेत्र के चेकपोस्ट का जायजा लिया है। साथ ही चुनावी प्रक्रिया में काम आने वाले वाहनों का अधिग्रहण आगे भी जारी रखने की बात कही है। इसके साथ ही विभाग की कार्रवाई की भनक वाहन मालिक को लगते ही सभी ने एक दूसरे को वाहन अधिग्रहण होने की जानकारी भी दी। विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे दिन भी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके बाद पंचायत समिति सभागार में चुनाव पर्यवेक्षक ने स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की एक आवश्यक बैठक ली है। रिटर्निंग अधिकारी जेपी बेरवा ने बताया है कि पहले दिन 2 नामांकन पत्र लिए गए थे, जबकि दूसरे दिन 11 नामांकन पत्र लिए गए। अब तक कुल 13 नामांकन पत्र लिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों को संधारित करने का काम भी जारी है, जिसके लिए अलग से टीम बनाई गई है। साथ ही वाहनों की जांच भी की जा रही है। आज श्रीमान ऑब्जर्वर साहब ने एक बैठक ली है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर साहब ने, और उसमें सारे जो हमारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, एसएसटी है, वीएसटी है, वीवीटी है, एटी टीम है, ये सभी मेंबर्स की जो है बैठक ली है। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि चुनाव आसानी से और अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। दीपावली का त्योहार बिना दीपक अधूरा है। आजकल इन मिट्टी से बने दीपकों की जगह इलेक्ट्रिक लाइट ने जगह ले ली है। अधिकांश घरों पर इलेक्ट्रिक लाइट आसानी से देखी जाती है और इसी के चलते दीपकों की बिक्री कम होती जा रही है, जिसके चलते बीकानेर से काफी लोगों ने दीपक बनाने का काम बंद कर दिया, क्योंकि उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती जिससे घर चल सके। और इसी के चलते लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, उनके लिए दीपक बेचने की काउंटर खुलवाए। दीपोत्सव का त्योहार दीपावली आने को है और इस वक्त ये कहा जा सकता है कि दीपोत्सव यानी बिना दीपक अधूरा माना जाता है। क्या आपको पता है, यह दीपक बनाने वाले जो लोग हैं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खास बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट्स हैं उन्होंने घरों में जगह ले ली है। दीपक का एक तरह से उपयोग कम होता जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर फिर भी मरुनगरी बीकानेर के कुछ ही परिवार ही बचे हैं जो दीपक बनाते हैं। देखिए दीपक, ये चाक है, वहां पर दीपक बन रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दीपक बन रहा है, और ये दीपक यहाँ बनाने वाले हैं ईश्वर राम। और ये देखिए खास बात है, अलग अलग ये दीपक यहाँ से बन के निकला और वहां पर रखा, ये यहाँ पर पकाया जाता है दीपक। बात करते हैं ईश्वर जी से, आप दीपक बनाते हैं, क्या कहेंगे, ये काम किस तरह से चल पा रहा है? ये काम हमारे पूरी आसानी से नहीं कर रहे हैं, हम बहुत मंदा चल रहा है। हम जो काम बना रहे हैं वो दीपक बना लेते हैं, बेचने के लिए कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है, तो हम बेरोजगार की समान है। हम लड़कों को पढ़ा नहीं सकते हैं, हमारी रोजी रोटी इस पर ही निर्भर है। जो हम कमाते हैं वो घर में ही लग जाता है। एक समय था जब दीपक बनाने वाले खूब हुआ करते थे
और आज शायद बहुत कम ही लोग हैं जो दीपक बनाने का काम करते हैं मिट्टी से। हाँ, पहले पूरी व्यवस्था थी, लकड़ी मिल जाती थी, मिट्टी भी हमारे को आसानी से मिल जाए। अभी मिट्टी तुल के आती है, लकड़ी भी तुल के आती है, बहुत महंगा भाव है। फिर हम इसमें मिट्टी के इतना भाव लग जाने के बाद भी हमारे को पूरा मजदूरी नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं रोशनी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो कह सकते हैं कि बत्तियां हैं उन्होंने ज्यादा जगह ले ली, घेर ली है। लाइट तो हमारे आध घाटा कर दी है। हमारे पहले डबल चलता था, अब सिंगल में नहीं चल रहा है, तो रोजी रोटी कम पड़ गई हमारी। और हम क्या बताएं सरकार को, सरकार हमारी कुछ व्यवस्था करे तो अच्छा होगा ना। क्या मदद चाहते हैं आप? हमारे को तो ये दीपक बेचने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी का कुछ प्लॉट होना चाहिए जहाँ से हम मिट्टी ला जा सके। और हम क्या बताएं, गरीब आदमी हैं। तो देखिए आपको जैसे बता रहे हैं जगह जगह दीपोत्सव चूंकि अब मनाए जाने की तैयारी है, तो वहां पर दीपक भी देखिए सजते हुए बिकने के लिए बाजार में आ चुके हैं। बात करते हैं यहाँ बेचने वालों से, क्या कहेंगे आप? दिया बना के बिक नहीं रही है, कम बिक रही है। इनकम है जी की कम होती जा रही है। घर में लाइट अबे जग रही है, इसलिए दिया कम बिक रही है हमारे। दिया कम बिक रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे? ज्यादा ही बिकना चाहिए। तो देखिए मिट्टी के दीपक शुभ रहते हैं, ऐसा कहना है बेचने वालों का जो दीपक बेच रहे हैं। खास बात अगर हम करें तो जरूरत है सरकार ऐसे लोगों की मदद करे और कुछ ना कुछ जो आयोग कुछ बने हुए हैं उनके चलते सरकार इन्हें मदद करे और ताकि इनकी बिक्री भी बढ़ पाए। के सिंह, नवतेज टीवी, बीकानेर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथा लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 56 प्रत्याशियों को जगह दी गई है। यानी कि चौथा लिस्ट में अब कुल मिलाकर कांग्रेस ने 151 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है 200 विधानसभा सीटों पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें ज्यादातर मौजूदा विधायकों को जगह दी गई है। 56 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। यानी कि जिस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, विचार मंथन भी किया जा रहा था चौथी लिस्ट को लेकर, और अब स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। कई युवा चेहरों को इस चौथी लिस्ट में मौका मिला है। सीईसी बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लगी है और अब कांग्रेस ने कुल मिलाकर 200 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। गंगानगर, चूरू, तिजारा, मकराना और पाली इसमें शामिल है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। और इसके सहित 56 सीटों पर घोषणा प्रत्याशियों की आखिरकार कांग्रेस ने कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजस्थान विधानसभा से जुड़ी, जहां पर आखिरकार कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी। 56 प्रत्याशियों को इसमें जगह दी गई है। संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, आखिर जिस तरीके से लगातार विचार मंथन किया जा रहा था, बैठकें लगातार जारी थी कि आखिरकार कांग्रेस कब अपनी चौथी सूची जारी करती है, और अब वो घड़ी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने 200 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए लगातार दिल्ली में सीईसी की बैठक चल रही थी, लेकिन इसके लिए कोई फैसला नहीं आ रहा था। लगातार अशोक गहलोत से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता जो लगातार बैठक कर रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट, जिसमें उन्होंने 56 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इसमें तमाम मौजूदा विधायकों को ही जगह दी गई है। कांग्रेस ने इससे पहले भी तमाम लिस्ट जारी की थी और अब 56 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की है। चलिए ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। 56 प्रत्याशियों की इसमें घोषणा की है, जिसमें तमाम जगहों के नाम शामिल हैं और खास करके मौजूदा विधायकों को टिकट इसमें दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां प्रत्याशियों के नाम जारी कर रही है। इस दौरान सीजीएसटी विभाग के लिए चुनौती और भी बढ़ती जा रही है। सीजीएसटी विभाग ने प्रदेश में गतिविधियों को बढ़ाते देख टीम की संख्या 4 गुना करने का फैसला कर लिया है। साथ ही प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बिना ईविल बिल की सामग्री समेत अन्य अवैध वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट पर विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। बता दें, विभाग अब तक 17 करोड़ के सामान की जब्त की कार्रवाई कर चुका है। हमारी जो कार्रवाई है धरपकड़ की, पेट्रोलिंग की, नाकेबंदी की, वो चल रही है और हम उसको और बढ़ा रहे हैं। अभी हमने
अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो टीम्स हैं, उनकी संख्या 4 गुना कर दी है और भविष्य में हम इसको 6 गुना करने जा रहे हैं। में हैं वो चेकिंग करेंगी, आने जाने वाले जो वाहन हैं उनको देखेंगी, बिना ई वे बिल के हैं तो उनको देखेंगी, कोई ऐसी सामग्री जो जिसका चुनाव प्रचार में अवैध इस्तेमाल हो सकता हो वो उसको देखेंगी कि उनके संबंधित बिल हैं या नहीं है। देखिए, सामग्री है होना कोई अपने आप में अवैध नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये रिकॉर्ड पे है या नहीं है, और रिकॉर्ड पे है तो फिर उसके लिए अलग से रूल होते हैं कि वो जो प्रदत्त शक्तियां हैं, जो लिमिट्स हैं, उनमें है कि नहीं, वो बाद की बात है। पर इस वक्त ये जरूरी है कि वो रिकॉर्ड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने एसडीएम कार्यालय में अपने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही भारद्वाज ने अपार स्नेह के लिए सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं पिछला चुनाव जरूर हारा लेकिन हौसला नहीं हारा। वहीं समर्थक पुष्पेंद्र भारद्वाज के विजय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों ने भारद्वाज का माला साफा पहनाकर जमकर स्वागत किया। दूसरी ओर जेसीबी के जरिए समर्थकों ने फूलों से वर्षा की। बता चले, भाजपा का गढ़ माने जाने वाले सांगेर में पहली बार कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस खास अवसर पर नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने बातचीत की। प्रदेश भर में चुनावी माहौल चल रहा है। आपको बता दें कि पहली सूची में अपना नाम लाने वाले पुष्पेंद्र भारद्वाज ने आज सांगानेर से अपना नामांकन दर्ज करवाया है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास रहेगा। सर, क्या कुछ खास रहने वाला है? आपने भारी तादाद में भारी जनता के साथ आप अपना नामांकन कराने आए हैं, क्या कुछ खास रहने वाला इस बार? इस बार खास ये होगा कि 20 साल का जो जंजाल है, 20 साल की जो अराजकता है और 20 साल का जो लोगों को ठगी का प्रकरण है वो बंद होगा। और इस बार जनता का सेवक, जन सेवक, जनता के दिलों में आज एक जगह बनाने वाला, 24 घंटा 365 दिन जो हमने जन सेवा कार्यालय खोल करके बैठने वाला पुष्पेंद्र भारद्वाज इस बार जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में जाएगा। सर, काफी तादाद में यहाँ पे जनता दिख रही है, आपके समर्थन में इतने लोग आए, कैसा लग रहा है लोगों का इतना प्यार देके? देखिए, ये मेरा चुनाव नहीं है, मैं तो एक बहुत आम इंसान हूँ, लेकिन मैं जनता की सेवा पूरी 5 साल से पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से, पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी घर में नहीं बैठा, छोटी बेटी है उनको घर परिवार सबको छोड़ के और जनता को बचाने का बीड़ा उठाया और मानव धर्म निभाने का प्रयास किया। और ये जनता का प्यार है, अब ये जनता का चुनाव है, अब जनता जैसा चाहेगी वैसा मेरे को आदेश स्वीकारी होगा। सर एक सवाल सर, सुरेश मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वो भी सांगानेर से दावेदारी दिखा रहे थे, क्या कहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2008 के अंदर भी बुरी तरह से हारे थे, 40,000 से ज़्यादा वोट नहीं लिए थे उन्होंने। और जब आदमी में संघर्ष की क्षमता खत्म हो जाती है तो पार्टियां बदलता है। उनमें दम था तो कांग्रेस में रहते और अपना जलवा दिखाते, अपनी मजबूती का एहसास कराते, उनको टिकट मिलता। सांगानेर के मूलभूत सुविधाओं का भी 20 साल से अभाव चल रहा था। बीजेपी के 20 साल से बिल्कुल निकम्मे विधायक बन रहे थे, जिन्होंने 20 साल में लोगों की भावनाओं को ठगा। यहाँ रोड, पानी, लाइट, ये सीवर लाइन, बिशलपुर के लाइन, ये भी नहीं डला पाए थे। बड़े काम तो बहुत दूर की बात है। आज मैं चुनाव हारा, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से हौसला नहीं आ रहा और सांगानेर को गवर्नमेंट के 4 कॉलेज दिलाए, सैटेलाइट हॉस्पिटल दिलाया, आयुर्वेद का हॉस्पिटल दिलाया, आज सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी से सहित सैकड़ों काम हुए हैं। राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी वाला रिवाज बदलेगा। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दोबारा से कांग्रेस आएगी और सांगानेर में राज बदलेगा। ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने कहा था कि इस बार रिवाज बदलेगा, क्योंकि भाजपा के जो निकम्मे विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं करा। मैं अपनी जनता के लिए सारे काम अपने हाथों में लेकर चलूंगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और इसी के चलते जहां भाजपा प्रत्याशी उदयलाल भड़ाना जनसंपर्क में लगे हुए हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी हटाने के लिए और उनसे समर्थन के साथ सहयोग की अपेक्षा कर रही हैं। उनकी नब्ज टटोलने के लिए मांडल तालाब के पाल पर एक बैठक का आयोजन कर रही हैं। अब देखना यह है कि बीते 4.5 सालों में निवर्तमान विधायक रामलाल जाट द्वारा कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो दी गई, कितना उनका मान सम्मान रखा गया।
तो राजगढ़ विधायक जोरीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ अलवर फूलबाग पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर बाहर धरना दे दिया। उनका कहना है कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। समर्थक भी रोड पर बैठे रहे, जिन्होंने कहा कि जोरी मीणा को टिकट नहीं दिया गया तो फूलबाग में ही कांग्रेस छोड़कर जाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले विधायक धरने पर बैठ गए, जबकि उनसे पूछा गया तो बताया कि लिस्ट आने वाली है तो उनको टिकट मिलता तो आभास हो जाता। मुझे पहले ये आश्वासन दे रखा था और आश्वासन वाजिब था कि अलवर जिला में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के मैं फैलाया, और अब भी यदि मुझे टिकट मिलता तो सबसे ज्यादा वोटों से जीतता। जिन लोगों का भारी विरोध था, पूरे क्षेत्र में विरोध था और पूरी जनता विरोध थी, उन लोगों को पहले टिकट दे दिया गया, और जो जीतने वाला था, जनता जिसको साथ देती उनको टिकट नहीं दिया। मुझे आश्वासन दे रखा था कि टिकट आपका मिलेगा, क्योंकि मैं लोकप्रियता, मेरी लोकप्रियता का परिणाम था। मेरी जनता मेरे साथ थी, जनता का आशीर्वाद था, और सर्वे रिपोर्ट में प्रथम स्थान रहा। जिन आदमियों को टिकट देने की कोशिश किया, टिकट दे रहे हैं, वो कांग्रेस का नहीं है और आज तक कांग्रेस का सदस्य नहीं है, और वो अभी 6 महीने पहले इस्तीफा दे के आए हैं, और वो एक भ्रष्टाचार विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में एक्शन रहा है, जो उन्होंने परसेंटेज खा करके, पैसा लेकर के और पैसा के बलबूतों से टिकट को खरीदा और खरीद करके और राजगढ़ तहसील का कैंडिडेट बना। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अचानक बढ़े प्याज के दामों को लेकर अब कांग्रेस केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए जिम्मेदार ठहराया। पीसीसी मुख्यालय में एआईसीसी प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग रखी है। अतुल लॉन्डे पाटिल ने कहा है कि भाजपा के लोग बार बार झूठ बोल रही हैं। बढ़ती महंगाई के जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथ में जीएसटी आने के बाद कोई भी टैक्स नहीं बचा। बढ़ते पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर कहा कि क्रूड ऑयल की रेट 2014 के बाद कम हुई है, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की रेट में कमी नहीं आई। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से महंगाई बढ़ी है। महंगी बिजली को लेकर भी पाटिल ने कहा कि बिजली की दरें तय करना केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार को बाहर से कोयला खरीदना पड़ता है। मोदी जी यानी जुमला, भाजपा यानी जुमला, राहुल जी यानी गारंटी, राहुल जी यानी सच्चाई। देखिए, जिस तरह से नासमझी के आरोप भाजपा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सरकार के ऊपर किए, कांग्रेस सरकार के ऊपर किए, उससे ये पता चलता है कि वो काफ़ी बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आरोप किए जाएं, और फिर वो अनाप शनाप आरोप जो है वो करते जा रहे हैं, जिसको मैंने पूरी तरह से मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज किया है। पेपर लीक से लेकर सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे आप बताइए, जब दुनिया भर में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो किस बिना पर इन्होंने लोगों पे टैक्स लगाया है? जब प्याज उगाने वाला महाराष्ट्र, वहाँ पर 90 रुपये किलो और 110 रुपये किलो मिल रहा है, मेरे नागपुर में 90 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस रहते हैं, गडकरी जी रहते हैं, तो फिर आप राजस्थान सरकार जहाँ प्याज बनता नहीं है उसके ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? जब हर चीज़ व्यापारियों के ऊपर टैक्स की मार पड़ी है, लोगों की मांग कम हो गई है, तो व्यापारियों को कीमत स्थिर रखने के लिए हर चीज़ का वजन कम करना पड़ रहा है। पहले जो पैकेट 62 ग्राम का आता है वो 42 ग्राम का आ रहा है, जो 25 ग्राम का आता है वो 7 ग्राम का आ रहा है। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। ग्लूकोज का बिस्किट का मैंने आपके सामने रखा, तो 80 ग्राम से 50 ग्राम कीमतें वही है। हमने हमारे बचपन में इतना बड़ा भी ग्लूकोज बिस्किट खाया है, अब इतना सा हो गया है वो। तो व्यापारियों को भी ठग रहे, आम आदमी को भी ठग रहे, किसान को भी ठग रहे, तो पैसे जहाँ का रहे, तोते के पास जा रहे क्या? तो धौलपुर में मरियम थाना इलाके के मांगरोल में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं और जंग हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट में घायल हुए युवक चरण सिंह ने बताया कि वह अपने भाई भगवान दास को राशन दिलाने के लिए राशन की दुकान पर जा रहा था, जहां से वापस लौटते समय पुरानी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष के लोगों ने रास्ते में उनसे गाली गलौज कर दी, जिसका विरोध करने पर आरोपी पक्ष उनके घर पहुंच गया और लाठी डंडों से हमला कर दिया।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर में पहला आवेदन किया गया। महिला कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष गोगा देवी नायक ने अपना आवेदन एसडीएम भारतीय फूल फगर को आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने एक आवेदन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया तो वहीं दूसरा आवेदन आजाद उम्मीदवार के तौर पर भरा है। आवेदन के दौरान उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वर्तमान में कपास के गिरते दामों के बीच राहत की खबर आई है। बता चले मेड़ता सिटी की बात सामने आई है और जहां पर मेड़ता सिटी में बुधवार को समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी होगी। कृषि उपज मंडी सचिव राजेंद्र कुमार ने बताया है कि भारतीय कपास निगम के द्वारा किसानों को राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू कर रखी है। कपास की खरीदारी 6,920 रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी। प्रथम चरण में भारतीय कपास निगम की ओर से मेड़ता की एक यूनिट को छापरी फांटा मेड़ता रोड को अनुबंधित किया गया है। मंडी सचिव ने बताया है कि किसान साथी अपने कपास की फसल निगम द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं। अपने कपास को अनुबंधित कॉटन मिल पर ले जाकर बेच सकती हैं। शुरुआती दौर में एक मिल के साथ अनुबंध हुआ। अगर अच्छा रुझान रहा तो मिल की संख्या में वृद्धि की जाएगी। बिल्कुल, अभी वर्तमान में हमारे मंडी क्षेत्र में जितनी हमने सीधी खरीद के लाइसेंस दे रखे हैं वहाँ एमएसपी से नीचे कृषि जिनसे बिक रही है। भारतीय कपास निगम के द्वारा पूर्व के भांति मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद की जाती है। तो अभी वर्तमान में हमारी एक यूनिट जो नोटिफाइड यूनिट है उसके माध्यम से प्रोसेसिंग के लिए सीसीआई ने अनुबंध किया है और ज्यों ही किसानों की डिमांड होगी पूर्व की भांति व्यवस्था बनाई जाएगी। उधर विधानसभा आम चुनाव में प्रत्याशियों की व्यय सीमा पर निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया है कि आयोग द्वारा बीकानेर पूर्व और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लिए किरणजी खाजूवाला और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। नियुक्त पर्यवेक्षकों ने कलेक्टर सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के साथ चुनाव व्यय पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ के अधिकारियों और अन्य प्रकोष्ठ प्रभारियों के साथ बैठक की गई। बीकानेर पूर्व के व्यय पर्यवेक्षक किरण जी ने कहा है कि निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव संपादित कराने के लिए समस्त एजेंसियां बिना किसी डर से काम करें। श्रीगंगानगर के डॉक्टर बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस इकाई ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया है। एनएसएस स्वयंसेवकों ने अखंडता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एकता रैली निकाली, भाषण समेत विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीपी सिंह ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानता, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी वीरतापूर्ण लड़ाई को याद किया। एनएसएस प्रभारी विकास सोलंकी ने इंदिरा गांधी के जीवन परिचय के बारे में भी प्रकाश डाला। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशीला यादव ने स्वयंसेवक और छात्रों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। जालोर विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बता चले मीडिया प्रभारी सुरेश सोलंकी ने बताया है कि प्रस्तावक के रूप में जबर सिंह तुरा मौजूद रहे। नामांकन प्रस्तुत करने के पूर्व बीडीएम के मैदान में जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, अमीन चंद जैन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लूणकरसर से डॉक्टर राजेंद्र मूड को टिकट देने की चर्चा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विरोध देखने को मिल रहा है। लूणकरसर ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद राम गोदारा, बीकानेर प्रधान लालचंद आसोपा, सरपंच यूनियन जिलाध्यक्ष राजा राम चोरट समेत विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर वीरेंद्र बेनीवाल को टिकट देने की मांग उठाई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राजेंद्र मूड पर पिछले चुनाव में भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया। साथ ही 2 नवंबर को वीरेंद्र बेनीवाल के पक्ष में मीटिंग का आह्वान भी किया। उधर खेड़ी थाना पुलिस ने अवैध रूप से पटाखा बेच रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख पटाखे जब्त किए गए। इस संबंध में खेड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में आने के कारण एनजीटी के निर्देशानुसार पटाखों की बिक्री पर रोक है, जिस पर थानाधिकारी महावीर प्रसाद, एएसआई भोलाराम, जगजीवन राम, हेड कांस्टेबल भूप सिंह, कुबर सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित कर 3 दुकानदारों को मौके से गिरफ्तार कर करीब 1 लाख के पटाखे जब्त किए गए। आज खेली थाना पुलिस को
सूचना मिली थी कि खेली इलाके में मेन बाजार में जो है अवैध रूप से पटाखों का विक्रय किया जा रहा है, जिस पर थाना स्तर पर जो है अलग अलग टीम गठित की गई और खेली कस्बे में 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें दुकानदार हरीश कुमार है, गोविंद और ओम प्रकाश है। इनकी दुकान के सामने जो तख्तम पर रखे हुए जो है अवैध रूप से पटाखे। सिंघाना में फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस द्वारा बैंक में रुपए जमा करने जा रहे व्यापारी से 7 लाख रुपए जब्त करने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित व्यापारियों ने थाना का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन कर व्यापारी के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस दौरान व्यापारियों ने थानाधिकारी को ज्ञापन देकर झूठी कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। व्यापारी संघ की ओर से थानाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि कस्बे के पुलिस थाने के सामने खलबनौला व्यापारी सुशील 7 लाख रुपए आईसीआईसी बैंक में जमा करवाने के लिए गया था। इस दौरान चुनाव में लगाई गई फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने उनको बताया चले उसको रुपए के साथ पकड़ लिया। इस दौरान व्यापारी ने बैंक में रुपए जमा करवाने की पर्ची दिखाने के बावजूद भी टीम ने उसकी बात पर सुनवाई नहीं की और उसे पकड़कर थाने ले गए और 3 घंटे थाने में बिठाकर रखा। आईसीआईसी बैंक के बाहर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी और मोटरसाइकिल से नीचे कैश जमा कराने के लिए उतरा। 2 बंदे मेरे को पीछे से आगे पकड़ लिए। मैंने पूछा क्या बात है, बोला जी हम स्पेशल टीम से हैं। तो मैंने बोला जी अपनी आप आईडी दिखाओ। उन्होंने अपनी एक फोटोकॉपी की आईडी दिखाई उन्होंने। फिर मैं उस आईडी से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद में कल्याण जी की टीम मेरे को आई, मेरे को बोले आप मौलवी सर ये मेरे पास स्लिप है बैंक की और मैं कैश जमा कराने आया। उन्होंने न तो स्लिप देखी न कुछ, मेरे को गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद में दूसरी टीम आके और मेरे को थाने ले आई और मेरे 7 लाख रुपए जब्त कर लिए। अब आज हम सब व्यापारी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम प्रशासन से उचित मांग की कार्रवाई करें। ये कल वाले मांग को लेके आए। कल हमारे आईसीआईसी बैंक के नीचे जो है 7 लाख रुपए निकाल लिए गए थे और उसके बाद दिखाई बरादरी दिखाई यहाँ थाना के सामने से। एक तो वो और एक नाजायज काम हुआ। बैंक की स्लिप हमारे पास थी, उसके बावजूद भी हमारे आदमी को थाने में लाके 2 घंटा बैठाया है, उससे न मिलने दिया। उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। फोन जब्त कर लिया। फोन जब्त कर लिया। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में जारी 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत अब तक इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के मेडल टैली में 28 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर है, जिसमें 11 गोल्ड, 11 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू जिले के युवा निशानेबाज अक्षय झाकड़ ने देश का नाम रोशन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। निशानेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल में दूसरी बार मेडल जीतकर अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है। बताया चले पिलानी में पंचवटी के पास स्थित थार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित कोच धर्मेंद्र डूडी और कैप्टन विनोद काजला के पास ट्रेनिंग ले चुके हैं। पिस्टल शूटर अक्षय झाकड़ ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन शहर में खेली जा रही 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। राजधानी जयपुर के चैंबर भवन में जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों समेत विभिन्न व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र में सभी व्यापारी अपनी भागीदारी निभाते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही मतदान दिवस से पहले सभी व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों को भी 25 नवंबर को मतदान करने की अपील करेंगे। सभी व्यापारियों ने सहमति से निर्णय लेते हुए 25 नवंबर को जयपुर समेत राजस्थान के प्रतिष्ठान बंद कर ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। साथ ही व्यापारी अपने अपने कर्मचारियों को अपने परिवार सहित आसपास के लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। उधर डूंगरपुर में भाजपा नगर मंडल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जन्म जयंती पर रन फॉर यूनिटी की रैली का आयोजन किया गया। साथ ही प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। कार्यक्रम बीजेपी जिलाध्यक्ष के सानिध्य में किया। गोष्ठी में जिलाध्यक्ष प्रभु पांड्या ने संबोधित करते हुए बताया कि सरदार वल्लभ ने 565 रजवाड़ों और रियासतों का एकीकरण कर राष्ट्र को एक मूल स्वरूप में बनाया और उनका जीवन से हमें पता चले उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने नवतेज टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं खुद एक महिला हूं। जिस तरह राजस्थान में महिला सम्मेलन में साके और जोहर हुआ करते थे, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए युद्ध लड़े जाते थे, उस राजस्थान में आज महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, महिलाओं को बेचा जाता है और दूधमुही बच्चों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और क्या कुछ कहा अपूर्वा सिंह ने, सुनते हैं।
राजस्थान अब विधानसभा चुनावों के मुहाने पे खड़ा है और जाहिर सी बात है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार कई प्रकार की स्कीम्स पहले भी दे चुके हैं और इस बार भी नई 7 गारंटियां लेकर आई हैं। लेकिन एक सवाल आज राजस्थान की नारी शक्ति राजस्थान की कांग्रेस सरकार से पूछ रही है। राजस्थान में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने आ रहे तमाम नेताओं और ख़ासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछ रही हैं कि आप नई गारंटियाँ तो आप दे रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं को क्या जिनके साथ अत्याचार की बर्बरता पार हो गई है, उन महिलाओं के साथ क्या आप करेंगी जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनके पूरे परिवार, उन महिलाओं के साथ अत्याचार हो, इस वजह से उनके परिवार बर्बाद हो गए। हमारे साथ बीजेपी की नारी शक्ति मौजूद है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। आज जो भी आपने प्रेस वार्ता करी उसमें प्रमुख मुद्दा अगर हम देखें तो पिछले 4.5-5 साल से जिस वजह से राजस्थान नंबर 1 आया है वो वजह बेहद हम कह सकते हैं दुखद है, चौंकाने वाली है, वो है महिला अपराध। क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान ने तो ऐसा इतिहास कभी नहीं देखा था। राजस्थान तो वो प्रदेश था जहाँ पे महिला आन बान और शान के लिए शाके हुए, जौहर हुए, युद्ध हुए। आज भी अगर सैलानी यहाँ आते हैं तो उन जगहों पर ज़रूर जाते हैं जहाँ पे नारी सुरक्षा और सम्मान के लिए युद्ध हुए, इतिहास रचा गया। मगर इन 5 वर्षों में राजस्थान ने एक नया इतिहास रचा। वो रचा आन बान और शान लूटने का इतिहास। आप सोचिए, 2 लाख से ज़्यादा मुकदमे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के दर्ज हुए हैं। 35,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ है। 17 बलात्कार औसत निकल कर आता है अगर हम देखते हैं तो। आज भी बहन बेटियों की ये स्थिति है कि घर से बाहर जब कदम रखती हैं ना तो उनकी माताएं बहनें बैठ के अपने अपने ईश्वर को स्मरण करती हैं कि भगवान मेरी बेटी को आज तो सही सलामत सुरक्षित घर पहुंचा दो। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, क्या राजस्थान सरकार का क्या यह राजधर्म नहीं बनता कि अपनी आधी आबादी को पूरी सुरक्षा तो दें? ये बात भी छोड़िए, चलिए, मगर ये बताइए कि प्रियंका गांधी जी जिन्होंने भागीरथ बनी एक स्टेटमेंट दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो यूपी में तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और राजस्थान के हालात हैं कि लड़की हूँ सिर्फ लुट सकती हूँ। यहाँ की लड़कियाँ यही कह रही हैं, क्या मैं लड़की हूँ तो क्या सिर्फ लुट ही सकती हूँ? तो यहाँ पर आके प्रियंका गांधी जी को खड़े होकर के जवाब देना पड़ेगा कि जब 5 साल उनकी सरकार रही तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार और रेप केसेस में राजस्थान नंबर 1 बना तो क्यों बना, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? एक तरफ तो प्रदेश भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार को महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश हो गया, इस वजह से कोस रही है। उसके उल्टे अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये तो क्योंकि हमने FIR मैंडेटरी कर दी है इस वजह से अपराधों की संख्या बढ़ी है। देखिए, ये वही मुख्यमंत्री महोदय हैं जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि 56% आंकड़े तो महिलाएं झूठे दर्ज कराती हैं। सोचिए, किस बहन बेटी को मज़ा आ रहा है जाकर के रेप केस अपने अगेंस्ट। हम जिस समाज में रहते हैं, जो ताना बाना समाज का है ना, वह महिलाओं की जो लाज है, आबरू है, बहुत झीनी चदरिया से ढकी हुई होती है। कोई भी महिला को मन नहीं कर रहा जाकर के अपने अगेंस्ट इतना विभत्स जो है वो आरोप लगाने का। पर वो मुझे एक बात का और जवाब दे, कितनी आवाज़ें ऐसी भी होंगी जो इन एट्रोसिटीज़ की दहलीजों के अंदर ही दब गई होंगी? कितनी बच्चियां ऐसी होंगी जिन्होंने अपने माता पिता, समाज या किसी दबाव की वजह से जाकर के पुलिस थाने तक FIR दर्ज भी नहीं कराई होगी? कितने अपराध ऐसे होंगे जो समाज की दबाव की वजह से उन दहलीजों के अंदर ही दब के रह गए होंगे? उन आंकड़ों पर भी तो ये बात करें। उन आंकड़ों पर बात करना क्या राजधर्म नहीं बनता? एक और सवाल ये है कि राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री, जैसे हम शांति धारीवाल जी की हम बात कर लें, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लें, धारीवाल जी तो विधानसभा में कहते हैं तो कोई बात नहीं, तो मर्दों का प्रदेश है। दूसरा, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ज़्यादातर जो मामले हैं वो परिवार के अपने ही लोग होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इतिहास में शायद उससे बड़ा शर्मिंदा दिन लोकतंत्र के मंदिर के इतिहास में तो आवश्यक रूप से नहीं हुआ होगा, जहाँ पर एक मंत्री महोदय खड़े होकर के कहते हैं कि साहब रेप केस बढ़े तो क्या हुआ, राजस्थान तो वैसे भी मर्दों का प्रदेश है। ये स्टेटमेंट कहते हुए, आप तो मीडिया हैं, एक बार आप उनकी वीडियो ज़रूर चलाइए। एक अटखेली करते हुए उन्होंने ये बात कहा। महिला की आबरू और अस्मिता के ऊपर अगर लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर अटखेली करते हैं ये लोग, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा विभत्स और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सरकार ही जो है ऐसे आंकड़ों को सही ठहराएगी और सरकार ही ऐसे हादसों को सही ठहराएगी तो बच्चियां जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? तीसरा विषय ये कि हम नहीं कहते, ये तो इनकी खुद की विधायिका महोदया दिव्या मदेरणा जी ने सदन के बाहर खड़े होकर प्रेस के सामने कहा है कि मैं महिला MLA होकर के जब सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ तो आम बच्चियों और आम महिलाओं के लिए मैं क्या कहूँ। चौथी चीज़ ये, राजेंद्र गुड़ा जी इन्हीं के मंत्री थे ना, उनकी लाल डायरी क्यों निकली? उनको क्यों सदन से बाहर निकाला गया? सदन के साथ सदन के अंदर उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार क्यों किया गया? क्योंकि
एकमात्र उन्होंने खड़े होकर ये आवाज़ उठा दी कि साहब दूसरे राज्यों की क्या बात करते हो, अपने राजस्थान राज्य को देखो ना, महिला असुरक्षा की आग में पिछले 5 सालों से कैसे जल रहा है, और उसी वक्त इनकी सरकार ने उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर दी। तो इस सरकार का जो दोहरा चेहरा और चरित्र है उससे अब जनता अच्छे से वाकिफ हो चुकी है, और आश्वस्त रहिए राजस्थान के राजनीतिक पटल पर कमल का फूल निश्चित रूप से खिलने वाला है। आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया, हालांकि वो 2029 तक वो लागू होगा, लेकिन राजस्थान की आधी आबादी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर देख रही है कि उसको उसका प्रतिशत, उसकी सुरक्षा क्या मिल पाएगी। देखिए, नारी तो समाज का वो हिस्सा है जो उसको जितना दायित्व दिया जाए उससे बढ़कर के उसका निर्वहन करती है। आपके घर में भी माताएं बहनें बेटियां होंगी, मेरे घर में भी है, मैं जानती हूँ। तो महिलाएं इस चीज़ के लिए 27 साल से, या ये मैं कहूँ 70 सालों से तरस रही थी। 27 साल से तो होता है ना, किसी एक बच्चे को एक चीज़ दिखा दी जाए, इस बिल को लेकर आए, किस तरीके से ये राज्यसभा के अंदर लोग चढ़े, वाइस प्रेसिडेंट साहब की कुर्सी पर चढ़ गए, माइक उखाड़ लिया। मतलब इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ ना कि इमेच्योर प्रदर्शन कभी नहीं हुआ होगा लोकतंत्र के मंदिर में। उसके बाद में इसको 27 साल तक ये वेट करता रहा, लोकसभा के अंदर आया तो 4 साल तक इसको टेबल नहीं किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इस कुर्सी पर आए, उनका एक ही ध्येय था, कमल के फूल का एक ही ध्येय है कि महिलाओं की आन बान और शान की किस प्रकार रक्षा की जाए और किस तरीके से बढ़त दी जाए। आप देखिए, महिलाओं के साथ में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता था कि तुम्हारा घर कौन सा है। मायका कहता था ससुराल, ससुराल कहता था मायका, उसका घर कोई नहीं होता था। इवन घर के बाहर जो नेम प्लेट लगती थी ना, वो उसमें भी उस महिला का नाम नहीं होता था। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आज वो महिला सम्मान के साथ कह सकती है कि जिस छत के नीचे मेरा परिवार बैठा है वो छत मेरे नाम की है, वो पट्टा मेरे नाम का है। 70 साल तक महिलाएं खेतों के अंदर अपनी सूरज की रोशनी उगने से पहले और ढलने के बाद का इंतजार करती थी अपने नित्य कर्मों के कामों के लिए। आप 5 मिनट नहीं रोक सकते नित्य कर्म को, और वो महिलाएं सुबह और शाम का इंतजार करती थी। उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता था। पहली बार अगर किसी ने इज्जत घर देने की सोची सभी महिलाओं को, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने। आपको ध्यान होगा वो युग जहाँ महिलाएं अपने पतियों से कहती थी साहब 500 रुपये ला दो, साहब 100 रुपये ला दो। ATM कार्ड तो उनको जैसे जादू की कोई तिलिस्म की चीज़ लगती थी कि वो होल्ड नहीं कर सकती थी। आज सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का अगर बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, जनधन खातों के माध्यम से हुआ है, तो महिलाओं के लिए हुआ है। फिर सोचा गया कि यही काफ़ी नहीं है, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की भी आवश्यकता है। मुद्रा लोन के अंदर 60% से ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो महिलाओं को खड़ा किया गया। यही नहीं, ये कांग्रेस जिस अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत ज़्यादा हितैषी बनता है ना, उस समुदाय की महिलाओं का दंश था तलाक तलाक तलाक, और वो बेचारी अन्न से लेकर के, छत से लेकर के, सामाजिक चेतना और सामाजिक रिकॉग्निशन के लिए भी मोहताज हो जाती थी। ट्रिपल तलाक जैसे दंश से भी अगर किसी ने उन महिलाओं को मुक्ति दिलाई है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज उनके राजनीतिक सहभागिता बढ़े, वो केवल जो है वो गृहिणी ना रह करके विधायिका बन पाएं, उसके लिए भी अगर किसी ने कदम उठाया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के। उन्होंने मोदी जी की हर एक पॉलिसी वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी होती है, क्योंकि वो जानती हैं कि नारी ही जो है वो समाज का, घर का केंद्र होती है। अगर नारी सक्षम बन गई, अगर नारी स्वाभिमानी बन गई, तो पूरा समाज को बनाने में देरी नहीं लगेगी। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो महिलाओं को सेंटर ऑफ पॉलिसी के सेंट्री अप्रोच के साथ में आगे बढ़ाते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ। ये थी हमारे साथ अपूर्वा सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार की जो दमनकारी जो नीति है महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, अब उसका जवाब देने का समय आ गया है। जो झूठ राजस्थान सरकार ने फैलाया उस झूठ का जवाब देने का समय आ गया है, और नारी शक्ति वंदन विधेयक की वजह से आने वाले कुछ समय में महिलाओं को उनका संपूर्ण अधिकार मिलने जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की कांग्रेस सरकार कई स्कीम्स की घोषणा कर चुकी है, जिसमें ताजी घोषणा सीएम के 7 गारंटी है। बता चले, भले ही 7 गारंटी हो या अन्य कोई योजनाएं, ये सब के सब कहीं ना कहीं महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि अब की बार मतदाताओं में महिलाओं और युवाओं का प्रतिशत ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचार की कमान प्रियंका वाड्रा के हाथों में सौंपी है। और आपको बता चले, बीजेपी कांग्रेस के इस चाल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि भाजपा ने भी प्रदेश की महिला कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से नवाजा है। बीजेपी के कई कार्यक्रमों में और यहां तक कि मंच पर भी महिलाएं मजबूत भागीदारी तय की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री की ददिया में हुई सभा की तरह आज भी प्रदेश भाजपा के प्रेस वार्ता की कमान महिला विंग के ही हाथों में रही।
इसी कड़ी में महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, प्रदेश में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अपूर्वा सिंह, डॉक्टर निमिषा गौड़ और एकता अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान तीनों वक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से महिला सुरक्षा की गारंटी, पेपर लीक न होने की गारंटी सहित प्रदेश में मुफ्त बिजली के नाम छलावे को बंद करके बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने की गारंटी मांगी है। हम सब ने देखा कि पिछले चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में बार बार कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो बिजली की दरों में एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बावजूद उसके लगातार कांग्रेस के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में इन्होंने लगातार 9 बार बिजली की दरों में अलग अलग टैक्स लगा करके वसूली करने का काम किया। मैं सबको बताना चाहूंगी कि 2018 की चुनाव सरकार में, हमारी सरकार में जो बिजली की दर 5 रुपए 55 पैसे थी, वो वर्तमान में कांग्रेस के शासनकाल में बढ़कर के 11 रुपए 90 पैसे हो गई है। मैं ये बताना चाहूंगी, अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार जो कि बड़े बड़े वादे करती है और जनहित का वादा करके ये कहती है कि 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा जनता के साथ छलावा किया और धोखा करते हुए उन्होंने बहुत अधिक फ्यूल सरचार्ज लगा करके 1,39,00,000 परिवारों के साथ छलावा किया और उसी जनता से उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए वसूल करने का काम किया। धर्म से तो खैर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, पर अगर राज में बैठे हैं तो राजधर्म से तो लेना देना उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। 35,000 से ज़्यादा रेप की घटनाएं, ये आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। 35,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ में दुष्कर्म, 15,000 माइनर बच्चियों के साथ दुष्कर्म, प्रत्येक दिन 17 रेप और हत्याओं का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 5 हत्याएं, छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी अगर राजस्थान के अंदर एक बच्ची अपने घर से बाहर कदम रखती है तो उसकी बुजुर्ग माताएं बहनें घर में बैठ करके राम का नाम या अपने भगवान को याद कर रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि इस राजस्थान सरकार में पिछले 5 सालों से जो आंकड़े और वो माताएं बहनें बैठ के जो अखबार पढ़ती है ना, वो सिहरती हैं। वो सोचती हैं आज मेरी बच्ची शिक्षा में गई है, शिक्षा प्राप्त करने गई है, क्या वो सुरक्षित वापस घर पे कदम रखेगी? और जब रखती है ना तो वो अपने भगवान को मनाती है कि धन्यवाद भगवान, आज तो मेरी बच्ची सुरक्षित आ गई, कल का मुझे पता नहीं। असमंजस में रही कांग्रेस की सरकार और रीट उत्सव चीट उत्सव में परिवर्तित हो गया। ऐसी चीट 26.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, और परीक्षा भी कैसे दी थी? मंगलसूत्र उतार दीजिए, कान की बालियां उतरवा ली, हाथ की बाहें कटवा ली कैंची से, 1 मिनट लेट हो गए तो अंदर नहीं जाने दिया। रोती रही, बिलखती रही अभ्यर्थी, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। इस चीटिंग को झेला है राजस्थान के युवाओं ने। 10,000 करोड़ रुपया राजस्थान के युवाओं का सीधे जिम्मेदार है कांग्रेस सरकार। अभी सुनने में आ रहा है कांग्रेस के 2 मंत्री और 1 पूर्व मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं, 100 प्रत्याशियों तक तो ये घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस सरकार जवाब दे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। पालीवाल ने कहा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी, इससे इनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के देश भर में बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मोदी सरकार पूरे तरीके से डरी हुई है। और भी कई मुद्दों पर नवीन पालीवाल ने नवतेज टीवी से खास बातचीत की।
राजस्थान में अब से कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने, जाहिर सी बात है राजस्थान की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही हैं। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। संपूर्ण राजस्थान की 200 विधानसभा सीट से लड़ने का आम आदमी पार्टी मन बना चुकी है। क्या कुछ तैयारियां इनकी तरफ से की गई हैं वो जानेंगे। सर, विधानसभा चुनाव हैं और कई सालों से ये एक मिथ है राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस मिथ को कैसे तोड़ पाएंगे? पहले तो मैं आपके नवतेज टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, हम लोग राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों का मकसद राजनीति करना नहीं था, राजनीति को बदलना था। आज मुझे खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के राजस्थान में दस्तक देने से ही कांग्रेस भी, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी 7 गारंटी दे गए थे, कांग्रेस भी उसकी कॉपी कर रही है और भाजपा का भी जो घोषणा पत्र आएगा उसमें भी डेफिनेट है अब जनता के हितों की घोषणाएं होगी। तो हम लोगों की जीत तो पहले ही हो चुकी है। हम जिस मिशन को लेकर आए थे वो मिशन हमारा पूरा हो रहा है और इस बार अगर जनता, हम लोग पूरी राजस्थान की 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता अगर दिल्ली के हमारे कामों को देखकर, पंजाब में हमारे कामों को देखकर प्यार और समर्थन देगी तो हम जो काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं वो राजस्थान की जनता के लिए भी करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी वाली जो तमाम जो चीज़ें थी उसको राजस्थान की वर्तमान सरकार ने कॉपी कराया और 7 गारंटियाँ उन्होंने भी दी है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनावों में दस्तक से दोनों ही प्रमुख पार्टियों में अंदर खाने में कुछ ना कुछ खलबली ज़रूर मची है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार, आप भी कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी भी घेर रही है और बहुत हम कह सकते हैं मुखर होकर वो घेर रही है। कहीं ना कहीं उस कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी थोड़ा पीछे दिखती है। देखिए, आप लोगों को लगता है जब परिणाम आते हैं ना तो आम आदमी पार्टी के फेवर में आते हैं, सभी चैनल्स के समीकरण गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ज़मीन पे काम करती है। आम आदमी पार्टी राजस्थान की जनता के दिलों में राज कर रही है। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, दाढ़ी दाढ़ी जा रहे हैं। हमारे जो गारंटी कार्ड आया हम लोगों ने गांव-गांव, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन हमारे पास जुनून है और जब पैसे और जुनून में लड़ाई होती है तो पैसा हारता है, जुनून जीतता है। ठीक सर, अगर वर्तमान परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर इस समय खतरा मंडराता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। मनीष सिसोदिया जी इस समय जेल में हैं और अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है ईडी का। उस पर क्या कहें? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ये तो हर जगह हो रहा है। अब देखिए, कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो कर्नाटक में हुआ था, मध्य प्रदेश में चुनाव और मध्य प्रदेश में होगा और राजस्थान में चुनाव होता है तो राजस्थान इससे कैसे अछूता रह जाता है। ये तो हम लोगों को पता है कि आज जिस आदमी ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी, जिस आदमी ने दिल्ली की जनता को अच्छे स्कूल दे दिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल दे दिए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दे दिए, महिलाओं को सुरक्षा के दे दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा दी और जिसकी नकल आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ ईडी को भेजना तो स्वाभाविक बात है क्योंकि इस देश की परंपरा रही है। इस देश में अभी तक 70 साल में जिन दोनों पार्टियों ने राज किया उन्होंने कभी आम जनता की काम की बातें नहीं करी। आज काम की बातें हो रही हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए ईडी को लगाया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आंदोलन से निकले हैं, हम ईडी से नहीं डरते मोदी जी की और हम पूरी तरह से लगे हैं। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इस व्यवस्था को बदलेंगे, राजस्थान से और देश के अंदर से भ्रष्टाचार को ख़त्म होंगे और जो हमारे संविधान ने आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं दी हैं उसे हम लेकर रहेंगे। हम एक चौथी पास से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे और चाहे मोदी जी जितनी ईडी छोड़ दें, चाहे जितनी सीबीआई, आज जैसे पंजाब में भी हमारे विधायक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है तो मोदी जी कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे संयोजक के ऊपर 33 मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, जांच में कुछ नहीं निकला, तो इसमें भी हम लोग निष्पक्ष हैं और हम किसी तरह से डरेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल ये है क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन की भी बातें होती हैं। अगर हम लोकसभा चुनावों के हिसाब से बात करें तो INDIA गठबंधन वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर तमाम जो बीजेपी के अगेंस्ट या फिर यूँ कह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कई पार्टियों का गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, कई अलग अलग पार्टियाँ हैं।
राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को हम किसी और पार्टी के साथ खड़ा होते हुए देख सकते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग अपने काम के बल पे राज करते हैं, काम के बल पे जनता के सामने जाते हैं और हम लोग पूरी 200 विधानसभा में मजबूती के साथ लड़े हैं। तो गठबंधन की बात नहीं है। अगर हम गठबंधन करेंगे तो सीधे जनता से करेंगे और जनता के बीच काम करके दिखाएंगे। तो गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अगर राजस्थान की जनता हमको मौका देती है, आम आदमी पार्टी को मौका देती है, तो निश्चित ही जिस तरह से हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, दिल्ली में बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं, दिल्ली में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की है, ये काम हम लोग राजस्थान में करेंगे जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी। साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि चुनाव आते हैं तो जाहिर सी बात है चुनावों के साथ साथ ईडी का भी प्रवेश कहीं ना कहीं होता है और 33 मुकदमे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किए गए हैं, उनका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। हम काम करने वाली पार्टी हैं और हम ईडी और इन तमाम चीज़ों से हम डरते नहीं हैं, ना हम पहले डरे हैं और ना हम अब डरेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में नवीन पालीवाल का साफ तौर पर कहना है कि ये संपूर्ण 200 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के सवाल पर इन्होंने कहा कि ये बहुत अभी आगे की बात है। वैसे तो गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाएगा वो पार्टी आला कमान वो डिसाइड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल किसी भी प्रकार का गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं किया जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनावों में बरसों से चला आ रहा राजस्थान का मिथ आम आदमी पार्टी इस बार तोड़ के रहेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। भारत के लौह पुरुष और राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के उपलक्ष्य में बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी में विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर संध्या व्यास ने बताया कि इस अवसर पर विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने भाषण प्रस्तुत किया और भारत के लौह पुरुष के महत्व, देश की एकता और अखंडता में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित किया। स्कूल की हेड गर्ल तनिष्का शर्मा ने एकता दिवस पर सभी को शपथ दिलवाई और सबने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने स्लोगन, प्ले कार्ड, रंगीन और आकर्षक पोस्टरों के माध्यम से एकता और अखंडता, सुरक्षा और सद्भावना का संदेश दिया। एनसीसी छात्राओं, स्कॉट्स और गाइड ने मार्च पास्ट किया। बुधवार को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखेंगी। पति पत्नी के प्यार के प्रतीक इस पर्व को लेकर लोगों में गहरी मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ के दिन उपवास रखने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहती हैं। व्रती महिलाएं रात में चांद का अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा के अलावा करवा माता, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान कार्तिकी की उपासना की जाती है। वहीं करवा चौथ को लेकर बाजारों में महिलाओं की खासी भीड़ नजर आने लगी है। महिलाएं व्रत के लिए सरगी का सामान, करवा, छलनी के साथ नए कपड़े, श्रृंगार सामग्री आदि की खरीदारी करने लगी हैं। उधर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया करौली दौरे पर रहे। इस दौरान वो करौली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हिना बेग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही वहां आए हुए जिले के पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा भी की। उतारा है और अभी आज हम सिर्फ प्रत्याशी को ये बताने के लिए कि कैसे नॉमिनेशन करना है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है, फार्म के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सब बातों की बात करने के लिए, चर्चा के लिए आए हैं। चूँकि हम करौली जयपुर से आए हैं तो हिना बेग की इच्छा थी कि हमारे 10, 20, 50 कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ करके उनसे भी हम चर्चा कर ले में और आम आदमी पार्टी करौली के साथ, करौली के अंदर हिना बेग को आम आदमी पार्टी अपने पूरी जोर लगा करके चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर इस बार 2023 के चुनाव में जितनी भी सीट पर अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी उसमें पूरा जोर लगाएगी। आज पहला दौरा है हमारा और उसके बाद में हमारे बड़े राजनीतिक दल के नेता भी आएंगे और हम ये चाहेंगे कि करौली विधानसभा के जो मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं जो कि उठाए नहीं जाते हैं, वो हम विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे और मैं जनता से अपील करूँगा कि हमारे प्रत्याशी हिना बेग को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं।
उधर सचिन पायलट ने टोंक से अपना नामांकन भरा है, लेकिन उनके द्वारा नामांकन दौरान एफिडेविट दिया गया, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा। पिछले विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट का नाम लिखा था। इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा है। सचिन पायलट ने भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गाजे बाजे के साथ नामांकन रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जगह जगह पायलट का स्वागत किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि फिर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी, टोंक। राजधानी दिल्ली समेत राज्यों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से वायु प्रदूषण से निपटने की क्या तैयारी है, इसको लेकर सवाल पूछा है और हल्फनामा दायर करने को भी कहा। इस मामले को लेकर 7 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ठंड की दस्तक के साथ ही हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत कई इलाकों का AQI का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह सुबह शहर में धुंध देखा गया। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी धुंध छाई रही, जिससे लगातार राजधानी की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान के अनुसार वाहन और पराली जलाना खराब हवा का सबसे बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर में काफी जगहों पर खराब हवा दर्ज की गई। हालांकि प्रदूषण की एक वजह पटाखे को भी बताया गया, जिसको लेकर आगामी त्योहार को देखते हुए कई जगहों पर पटाखे को बैन कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मांग की है कि केंद्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR क्षेत्रों में खराब गुणवत्ता वाले डीजल से चलने वाली बसों पर सख्त प्रतिबंध लगाए। बता दें, जहरीली हवा के कारण दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। पहले से ही फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD से पीड़ित लोगों की हालत बदतर होती जा रही है। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लागू किए गए उपायों का विस्तृत विवरण देने को कहा है। न्यायमूर्ति SK कौल की अध्यक्षता और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति PK मिश्रा की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यों के हल्फनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तय की गई। दिल्ली के अंदर और पूरे उत्तर भारत में अब जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण में PM10 की मात्रा कम हो रही है, PM2.5 की मात्रा ज़्यादा हो रही है। यानी गाड़ियों का पोल्यूशन, धुएं का पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी जो बसें हैं वो CNG की बसें चलती हैं। इलेक्ट्रिक नई बसें 800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। लेकिन दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से चारों तरफ से जो बसें आ रही हैं वो सारी डीजल की बसें हैं। सारा धुआं फूंक रही हैं और उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। CAQM ने डायरेक्शन दिया था कि 1 तारीख से जो है वो दिल्ली के अंदर जो CNG की बस है, इलेक्ट्रिक बस है या फिर BS6 की बस है, उन्हीं को केवल प्रवेश दिया जाएगा। आज हमने यहाँ पर कई जो है ड्राइवरों से बात की, अधिकारियों से बात की और अभी पता यही चला है कि अभी सारी जो है डीजल की बसें हैं यहाँ पर आ रही हैं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने तैयारी की है कि 1 तारीख से अलग अलग जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है इनकी चेक किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली में तो हम चेक करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो प्रदूषण है उसकी मार दिल्ली वालों को पूरे NCR में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, राजस्थान में जो चारों तरफ जो प्रदूषण हो रहा है उसका मार दिल्ली वालों को भी झेलना पड़ रहा है। दिल्ली वाले चला तो रहे हैं CNG की बस, इलेक्ट्रिक की बस, लेकिन चारों तरफ जो डीजल का धुआं उड़ रहा है उसका पोल्यूशन जो है दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए हमारी मांग है केंद्र सरकार से, हरियाणा से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश की सरकार से
कि पूरे एनसीआर रेंज में जो है वो डीजल की जो पोल्यूशन पैदा करने वाली बसें हैं उनको तत्काल प्रभाव से। अदालत ने वायु प्रदूषण पर भारी चिंता जताते हुए कहा कि भविष्य की पीढ़ियों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव बहुत बड़ा और बुरा होगा। इसमें यह भी कहा गया कि प्रदूषण के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है, खासकर उस समय जब दिल्ली में दिन का सबसे अच्छा समय माना जाता था। अदालत ने इस मुद्दे की आवृत्ति प्रकृति पर प्रकाश डाला और साथ ही यह देखते हुए कहा कि यह साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। खैर, देखना अब यह है कि आखिर राज्य में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।